जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं सम्राट अशोक। ठीक है, हम लोग सम्राट अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं और सम्राट अशोक के बारे में हमने जो है शिलालेख के पढ़ लिया था। शिलालेख और उनकी लिपियाँ जो थीं उनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्तंभ लेख। देखो, हमने बताया था कि 4 भागों में बटा था, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख और अन्य लेख। तो उनके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, उसमें भी लघु और दीर्घ पढ़ा था। अब आज इसमें देख लेते हैं स्तंभ लेख में, इसमें भी लघु और दीर्घ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब पढ़ते हैं, दूसरे नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है स्तंभ लेख। ठीक है, स्तंभ लेख में पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं दीर्घ स्तंभ लेख। दीर्घ स्तंभ लेख में सब इनकी जो संख्या थी, इनकी संख्या कितनी है तो ये 7 है, इनकी संख्या 7 है और ये 6 भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। ध्यान रखना, ये संख्या पूछ ली जाती है तो संख्या कितनी है, 7 है और 6 भिन्न भिन्न जगहों पर मिला हुआ है। तो और इसमें भी जो है हमने बताया था, जो है धर्म व प्रशासनिक बातों का उल्लेख किया गया है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इम्पॉर्टेंट भी है, तो ध्यान रखना आप लोग। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये यहाँ से पूछा भी जाता है क्योंकि ये फिरोज शाह तुगलक जो थे, तो ये देख लेते हैं। तो यह सबसे पहले मेरठ में था। कहाँ था? सबसे पहले मेरठ में था और जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। फिर दूसरा देख लेते हैं दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, यह प्रारंभ में हरियाणा में था। सबसे पहले हरियाणा में था, उसके हरियाणा के अंबाला में, ये अंबाला जिला जो पड़ता है वहाँ पर था। तो ये जो है यहाँ पर जो हरियाणा के अंबाला जिले टोपरा ध्यान रखना, टोपरा नामक ग्राम में था। ठीक है, तो टोपरा नामक ग्राम में था और ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे भी दिल्ली में लाया गया। समझ रहे हैं? देखो, प्रारंभ में हरियाणा के अंबाला जिले और ये टोपरा गांव है, तो यहाँ से जो है फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली में लाया गया। तो क्या मतलब जो है ये जो दिल्ली और मेरठ वाला स्तंभ है, ये भी जो है फिरोज शाह द्वारा लाया गया था, और ये दिल्ली टोपरा वाला ये भी जो है फिरोज शाह द्वारा लाया गया था। अब हम देख लेते हैं ये प्रयाग स्तंभ, तीसरे नंबर का है प्रयाग स्तंभ। यह पहले कौशाम्बी में था। ठीक है, कहाँ पर था? कौशाम्बी में था। फिर जो है अकबर के शासनकाल में जहांगीर, ठीक है, अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? इलाहाबाद में। तो ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देख लेते हैं लौहरिया अरराज। ये जो था स्तंभ लेख, तो ये देखो लौहरिया, और उसके बाद इनकी ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी जाती है। तो लौहरिया, उसके बाद 5वें नंबर पर है रामपुरवा, ठीक है, स्तंभ लेख, और उसके बाद है लौहरिया या नंदनगढ़। ये जो है, तो हमने बताया 6 भिन्न भिन्न स्थानों पर पाया गया था, तो हमने उनके 6 भिन्न भिन्न स्थान भी देख लिए। अब जो है आगे देख लेते हैं लघु स्तंभ लेख। देख लेते हैं स्तंभ लेख में जो है लघु स्तंभ लेख क्या है। स्तंभ लेख में लघु स्तंभ लेख। तो इसमें जो है लघु स्तंभ लेख में सबसे पहले देखते हैं, इस पर अशोक की राजघोषणाएं अंकित थी। क्या थी? राजघोषणाएं अंकित थी। देखो, अलग अलग जितनी जो भी हैं, दीर्घ में अलग जो है धम्म की घोषणाएं, उनके बारे में बताया गया था। इसमें जो है अशोक की राजघोषणाओं के बारे में बताया गया है। तो अब देख लेते हैं, सांची जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और दूसरा जो सारनाथ और वाराणसी, इन दोनों लेखों पर अशोक जो है अपने महामात्रों का जो है संघ भेद रोकने के लिए आदेश दिया था। तो ये जो है उत्कीर्ण है इन दोनों पर। सांची के मध्य प्रदेश में पड़ता है, और दूसरा सारनाथ जो वाराणसी में पड़ता है। अब हम तीसरा देख लेते हैं, कौशाम्बी या रानी का अभिलेख, या जो है ये कौशाम्बी में पड़ता है। रानी जो है जो कारवाक थी, जो इनकी रानी कारवाक थी, अशोक की पत्नी, ठीक है, रानी कारवाक जो द्वारा जो है दान लेने का उल्लेख प्राप्त हुआ है यहीं से। इसी में अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित एकमात्र पुत्र, इनके जो पुत्र था तीवर का भी उल्लेख मिला है इसी पर। किसमें? तो ये कौशाम्बी रानी का अभिलेख,
जो रानी का अभिलेख जो है यहाँ से मिला हुआ है। अब हम देख लेते हैं लुम्बिनी अभिलेख। जो लुम्बिनी का अभिलेख है ये जो है कहाँ पर प्राप्त है, तो ये नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। और जो है यह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। यहाँ पर जो है बुद्ध के जन्म के बारे में बताया गया हुआ है। यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, ये भी पूछ लेते हैं। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो ये लुम्बिनी में पड़ता है, लुम्बिनी अभिलेख। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में यहाँ आया था, ठीक है। हमने क्रम अनुसार भी बता दिया था कि कहाँ से इनकी यात्रा स्टार्ट हुई थी, तो उसके बारे में हमने बता दिया था पिछले स्लाइड में, तो आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पर आया था, और यहाँ जो भूमि कर जो थी, तो वहाँ पर जो भूमि कर थी, तो जो धार्मिक जो कर था, तो उसको 1/8 में कर दिया था, मतलब 1/8 जो है भाग में कर दिया था, तथा धार्मिक बलि को माफ़ कर दिया था। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए जो है ये लुम्बिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देख लेते हैं। तो अभी एक स्तंभ बचा है, निगलीवा स्तंभ, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देख लेते हैं अब निगलीवा स्तंभ। निगलीवा स्तंभ जो था ये नेपाल की तराई में स्थित था। कहाँ पर, ये भी नेपाल की तराई में स्थित था। और ये अशोक अपने जो है अभिषेक के जो 12वें वर्ष यहाँ पर गए, यहाँ पर जो है 12वें वर्ष आया था। और यहाँ के जो ये कनक मुनि थे, कनक मुनि, तो ये जो है कनक मुनि के स्तूप जो था इसका संवर्धन किया था यहाँ पर आकर के, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं 3rd नंबर का। जो 3rd नंबर का आता है गुहालेख। गुहालेख जो है इसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से। तो ये 2 भागों में बटा था। गुहालेख जो है 2 भागों में बटा था। कौन सा, तो सबसे पहले ये बराबर की जो है पहाड़ी में पड़ता है, बिहार में जो कि है। दूसरा विश्व की झोपड़ी। ये 2 भागों में गुहालेख बटा हुआ था। अब इसमें जो है ये जो बराबर की पहाड़ी जो थी, यहाँ पर जो है गुफा जो पड़े हैं, तो ये भी 2 भागों में बटा था। जैसे एक सुदामा गुफा और दूसरा कर्ण चौपाल गुफा। ये जो है आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था, तो यहाँ पर उत्कीर्ण मिला हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने देख लिया है। अब जो ये यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेष ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। जो पूछा जाता था जैसे स्तंभलेख से, और बाकी स्तंभलेख और उसके बाद में शिलालेख। स्तंभलेख और शिलालेख से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने उसके बारे में बढ़िया अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम देख लेते हैं जो अन्य लेख है, जो अभिलेख बताया था। तो अब हम देख लेते हैं जो चौथा अभिलेख, जो अन्य अभिलेख था, इसके बारे में देख लेते हैं। अन्य अभिलेख में जो था, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। एक लेख के बारे में पूछ लेते हैं। एक लेख क्या था, तो एक ही लेख पाया गया है, जैसे सहगौरा। ये जो सहगौरा ताम्रलेख जो था, ये जो है गोरखपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, गोरखपुर में। और ये बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है। तो जो है इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ये अकाल के समय, जब अकाल पड़ा था, अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज जो है वितरण की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। जैसे जब राज्य में अकाल पड़ता था, तो जो है वहाँ पर जो अनाज व्यवस्था की जो है देख रेख की जाती थी, तो उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख प्राप्त हुआ है। अब हम देख लेते हैं सुदर्शन झील। सुदर्शन झील देखिए, यहाँ पर जो है ये एक झील का जो है बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है, जो कि जो है अलग अलग जो है सभी लोगों ने बनवाया है। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है अंतिम राज जो उसके बाद दशरथ जो थे राजा, और फिर अंतिम राजा बृहदत्त थे, उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो सुदर्शन झील थी, ये जो है ये कहाँ पर पड़ती, तो जैसे उज्जैन पर्वत जो था, उज्जैन पर्वत पर जो है ये सुदर्शन झील का जो है निर्माण करवाया गया था। और ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये सौराष्ट्र प्रांत में पड़ता था, ठीक पड़ता है। तो इसमें जो है देख लेते हैं कि जो है किसने किसने इसका जो है निर्माण करवाया था, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी भी जा चुकी है, इसलिए जो है हम देख लेते हैं कि जो है ये सुदर्शन झील के बारे में। तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके जो राज्यपाल थे, कौन थे, पुष्यगुप्त। इनके जो राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चंद्रगुप्त के मौर्य के जो राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, इनके द्वारा निर्मित करवाई गई थी। उसके बाद अब देख लेते हैं अशोक के राज्यपाल। जो अशोक के राज्यपाल थे, देखो जब जब जो है राज्य बदलते, जब जैसे जो भी राजा आया, ठीक है, तो उसका निर्माण जो भी करवाया, तो उनके बारे में जैसे जो भी यहाँ से जो कार्य किया उसके बारे में देख लेते। तो यहाँ पर से जो है जो कार्य हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अशोक के राज्यपाल जो तुषार थे, तो तुषार द्वारा जो है नहरें निकलवाई गई थी, तो उनके बारे में देख लिया। फिर आप देख लेते हैं 2री शताब्दी में रुद्रदामन के राज्यपाल जो सुविशाक थे,
जो सुविशाख द्वारा, तो इसकी मरम्मत कराई गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये पूछा भी जाता है, तो आप लोग जो है साथ साथ में नोट जरूर कर लेंगे। फिर देख लेते हैं गिरनार के शासक जो चक्रपाल थे, कौन था? चक्रपाल ने इस झील पर बांध बनवाया था। देखिए ये झील इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब जो भी राजा आए तो इनके बारे में जो है कुछ ना कुछ जो है निर्माण करवाया या मरम्मत करवाया, ठीक है, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। अब तो जो है इसमें जो है झील बांध पर बनवाया था कौन? चक्रपाल। फिर इसका उल्लेख जो है जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, ये ध्यान रखना। जैसे कि जो गिरनार के शासक जो चक्रपाल ने झील पर बांध बनवाया था और इसका जो उल्लेख मिला था ये जूनागढ़ अभिलेख में मिला था, तो आप लोग जो है ध्यान रखना। अब हम देख लेते हैं फिर जो दशरथ थे, ये जो दशरथ थे यह अशोक का पौत्र था। ध्यान रखना, अशोक का पौत्र था। और नागार्जुन पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय हेतु 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। देखिए इसीलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है, तो इनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग जो है नोट कर लेंगे। अब जो है उसके बाद देख लेते हैं ये बृहद्रथ। जो बृहद्रथ थे ये मौर्य वंश तथा मगध का अंतिम शासक थे। ध्यान रखना, जो बृहद्रथ थे ये मौर्य वंश का और मगध के अंतिम शासक थे। तो यहाँ तक जो है हमने देख लिया, जो है जो है अशोक के बारे में देख लिया, और जो मौर्य साम्राज्य था हमने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक के बारे में देख लिया। अब जो है जो ये मौर्य साम्राज्य थे इनके बारे में हम देख लेंगे। जो मौर्य संस्कृतियाँ थीं, मौर्यकालीन संस्कृतियाँ थीं, इनके बारे में देख लेते हैं। देखो अशोक के बारे में हमने बता दिया है और उनके शिलालेखों के बारे में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो आज के लिए जो है हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, फिर मौर्यकालीन के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।